नमस्कार। कभी सोचा है कि इतने बड़े, इतने विविध देश के लिए एक रूल बुक, एक नियम की किताब आखिर कैसे बनाई जाती होगी? आज हम भारत के संविधान के बनने की उसी शानदार कहानी में उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये तो एक नए राष्ट्र की आत्मा है जिसे पन्नों पर उकेरा गया था। तो सवाल यही है, करोड़ों लोगों के एक बिल्कुल नए देश के लिए रूल बुक कैसे लिखते हैं? जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी नियम पुस्तिका लिखनी है जो सैकड़ों भाषाओं, अनगिनत धर्मों और संस्कृतियों वाले देश को एक साथ बांध कर रख सके। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा काम था जिसका सामना हमारे देश के संस्थापकों ने किया था। तो आखिर ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, संविधान बनाने का ख्याल कोई एक रात में नहीं आया। नहीं, ये तो दशकों के संघर्ष और अपने फैसले खुद लेने की एक लंबी लड़ाई का नतीजा था। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये बताती है कि ये प्रक्रिया कितनी लंबी थी। मतलब 19वीं सदी के आखिर से ही इसकी मांग शुरू हो गई थी। 1895 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल की बात हुई, फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और धीरे धीरे 1946 में जाकर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा बनी। तो हर एक कदम एक जरूरी मील का पत्थर था। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक धीमी, सोची समझी प्रक्रिया थी। तो सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक काम को अंजाम किसने दिया? चलिए, अब मिलते हैं उन शिल्पकारों से, उन आर्किटेक्ट्स से जिन्हें नए भारत की नींव रखने का जिम्मा सौंपा गया था। तो ये जो संविधान सभा थी, इसमें शुरुआत में 389 सदस्य थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन सदस्यों को सीधे जनता ने नहीं चुना था, बल्कि उन्हें उस वक्त की प्रांतीय विधानसभाओं ने चुना था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उस समय के भारत की जो जबरदस्त विविधता थी वो इसमें झलक सके। हाँ, ये बात और है कि बंटवारे के बाद ये संख्या घटकर 299 रह गई थी। और इसी सभा के अंदर कुछ ऐसे बड़े नाम थे जिन्होंने पूरी प्रक्रिया को एक दिशा दी, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सभा के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने मार्गदर्शक सिद्धांत पेश किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कई जरूरी कमेटियों को संभाला, और जाहिर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को बनाने से पहले एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है ना? भारत के संविधान के लिए वो ब्लूप्रिंट था उद्देश्य प्रस्ताव, या जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कहते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव पेश किया था और ये बहुत बहुत जरूरी था। इसने हमारे पूरे संविधान की नींव रख दी, एक तरह से उसका दर्शन तय कर दिया। न्याय, समानता और स्वतंत्रता, ये वो आदर्श हैं जिन पर आज हमारा देश खड़ा है। और जानते हैं, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, आगे चलकर थोड़े बहुत बदलावों के साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। कहते हैं ना, प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, जो कुछ ही शब्दों में पूरी किताब का सार बता देती है। तो ब्लूप्रिंट तो तैयार था, अब वक्त था उस पर इमारत खड़ी करने का। और ये काम, ये एक बहुत ही गहन, बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी जिसमें जबरदस्त मेहनत और वक्त लगना था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना वक्त लगा दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को तैयार करने में। कुल 11 सेशन हुए और इन सत्रों में हमारे देश की नींव रखी गई। ये आंकड़े ही बताते हैं कि यह काम कितना बड़ा और कितना मुश्किल रहा होगा। और ये प्रक्रिया बहुत ही सावधानी से कई चरणों में पूरी की गई। सबसे पहले तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने एक शुरुआती ड्राफ्ट तैयार किया, फिर डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसे और बेहतर बनाया। उसके बाद इसे आम जनता की राय के लिए भी खोला गया और आखिर में संविधान सभा में एक एक क्लॉज पर, एक एक लाइन पर घंटों बहस हुई। एक बहुत ही रोचक बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया के करीब 60 संविधानों को पढ़ा था, उन्हें समझा था। जैसे ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था। हर विचार को भारत की अनोखी जरूरतों और हालातों के हिसाब से बदला गया, ढाला गया। तो महीनों की बहस, हजारों संशोधनों के बाद आखिरकार वो दिन आया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए एक खास तारीख चुनी गई, 26 जनवरी 1950। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यही तारीख क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण था।
दरअसल 26 जनवरी को 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस के सम्मान में चुना गया था। ये वो दिन था जब पूर्ण स्वतंत्रता का प्रण लिया गया था। तो ये एक तरह से नए गणतंत्र को आज़ादी की लड़ाई के उस ऐतिहासिक पल से जोड़ने का एक तरीका था। को इतनी बड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकला? चलिए अब आखिरी हिस्से में संविधान की विरासत पर एक नज़र डालते हैं, इसकी कुछ आलोचनाओं को भी समझते हैं और इसके असर को भी देखते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि संविधान सभा की आलोचना नहीं हुई, बिल्कुल हुई। कुछ लोगों का कहना था कि ये पूरी तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि सदस्यों को सीधे नहीं चुना गया था। कुछ ने इसे उधार का थैला कहकर इसकी आलोचना की, या फिर कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन इन बातों के जवाब भी दिए जाते हैं, जैसे इसमें समाज के हर तबके से बहुत सारी अलग अलग आवाज़ें शामिल थी। आइडियाज़ को सिर्फ कॉपी नहीं किया गया, बल्कि भारतीय संदर्भ में ढाला गया। और जो ज्यादा वक्त लगा, उसने ये सुनिश्चित किया कि एक मजबूत और सबकी सहमति वाला दस्तावेज तैयार हो। तो आखिर में इन सारी बहसों और कोशिशों का नतीजा एक ऐसा दस्तावेज था जिसने सिर्फ एक लोकतांत्रिक सरकार का ढांचा ही तैयार नहीं किया, बल्कि इतनी विविधताओं से भरे देश को एक साथ जोड़ने का आधार भी दिया। यही दस्तावेज आज हमारे आधुनिक भारत के राजनीतिक सिस्टम और सामाजिक सपनों की बुनियाद है। और हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, कैसे 70 साल से भी ज्यादा पुराना ये दस्तावेज आज भी 1.4 अरब लोगों के लिए एक लिविंग गाइड, एक जीवंत मार्गदर्शक बना हुआ है। शायद ये सवाल ही हमारे संविधान के लचीलेपन और इसे बनाने वालों की दूरदृष्टि का सबसे बड़ा सबूत है।